जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अर्पित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राइजअप के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी कांस्टेबल की जो इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, कैसे क्या शेड्यूल रहेगा, पूरा इंडेक्स जानते हैं, किस तरीके से किस टॉपिक में कैसे क्लासें रहेंगी। और इसके बाद जस्ट हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन मॉक टेस्ट जो हम लोग करने वाले हैं, बेहतरीन मॉक टेस्ट करेंगे। तो आओ साथियों समझते हैं आज की जो क्लास होने वाली है। पूरा का पूरा इंडेक्स रेडी है, किस तरीके से कौन से टॉपिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से मैं बात करूँ, पहला टॉपिक जो हमारा अल्फ़ाबेट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अल्फ़ाबेट। यहाँ से अल्फ़ाबेट में कुछ चीज़ें आपको बेहतर ढंग से तैयार करके जाना है। यूपी कांस्टेबल में जो अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आते हैं वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अल्फ़ाबेट टॉपिक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो अल्फ़ाबेट। यहाँ से अल्फ़ाबेट के बाद जो वर्ड अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, वर्डों का व्यवस्थीकरण करना होता है। और थर्ड टॉपिक होता है वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि इसमें जो पेयर फॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फोर्थ टॉपिक, चौथा टॉपिक रहने वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस इसी तरीके से हम लोग जो डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक क्लॉक एंड देन कैलेंडर, देन सीरीज। सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। देन सीरीज से क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सिलोजिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जो कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इनइक्वालिटी, असमानता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन, एंड यहाँ से आपका एक टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, ये टॉपिक। और देन पजल, इस तरीके से सारा का सारा रैंकिंग टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो एंड ब्लड रिलेशन एंड एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिसिंग नंबर एंड काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। देन डाइस, देन क्यूब, देन कीबोर्ड, देन एज प्रॉब्लम, मैट्रिक्स, आव्यूह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें यूपी कांस्टेबल एंड यूपी एसआई एंड एसएससी जीडी के पर्पस से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ऑड वन आउट, विषम पद को छांटना होता है। वेन डायग्राम, वेन आरेख एंड मिरर इमेज एंड आपका डाटा सफिशिएंसी, कागज को मोड़ना, पेपर कट एंड फोल्ड का टॉपिक हो जाता है। आकृतियां समाहित, समाहित आकृतियों को छांटना होता है। छिपी हुई आकृति का पता लगाना है। यूपी कांस्टेबल में ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड मशीन इनपुट। और एंड में प्यारे साथियों, मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मिसलिनियस टॉपिक, यानी कि जो आपका यहाँ से हर छूटा हुआ पोर्शन रहेगा वो सारा का सारा हम करने वाले हैं। ये बेहतरीन इंडेक्स, इतने टॉपिक आपके पूछे जाएंगे जो आपको मैंने अभी डिस्कस किए। ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब मैं सीधा चलता हूँ आज के मॉक टेस्ट पर। आज का जो मॉक टेस्ट है साथियों, बहुत ही प्यारा सा मॉक टेस्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। सीधा बढ़ते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन, जैसा आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स ऑपरेशन से। जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता है यानी गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाओं से बेहतरीन क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका जवाब करेंगे। तो पहला होता है, इसमें टाइप चलता है मैथमेटिक्स ऑपरेशन में, वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके, वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण ज्ञात करना। समीकरण ज्ञात करना। मेरे प्यारे साथियों, जब भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन का कोई भी क्वेश्चन करिएगा तो उसमें अप्लाई होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
बोर्ड मास ये इसमें अप्लाई होता है। यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में सबसे पहले मैं लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्ठक, देन आपका छोटा कोष्ठक, देन आपका मझला कोष्ठक, देन आपका बड़ा कोष्ठक। इस तरीके से कोष्ठक का पोर्शन प्यारे साथियों सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो जब भी बोर्ड मास का हम लोग कोई भी बोर्ड मास का यूज करें तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं इन कोष्ठकों को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया, देन छोटा कोष्ठक को सॉल्व किया, फिर छोटा कोष्ठक के बाद मझला कोष्ठक को सॉल्व किया, और फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व किया। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में आपका जो दिया गया लाइन ब्रैकेट, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। प्यारे साथियों ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ को सॉल्व करना है, और ऑफ का जो गणितीय चिन्ह होता है वो मल्टीप्लाई होता है, यानी ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। डी मीन्स मेरे साथियों डिवीजन, डी मीन्स डिवीजन सॉल्व करना है, डिवीजन यानी कि भाग को सॉल्व करना है। एम मीन्स मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई, और ए मीन्स होता है एडिशन, एडिशन, ए मीन्स एडिशन यानी कि जोड़, और एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव। इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। पहला आया वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करना या समीकरण को ज्ञात करना। प्यारे साथी यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आपका पहली स्लाइड पे, यदि एट द रेट का अर्थ है जोड़। अब आप देख पाओगे कि पहली स्लाइड जो दी गई है इसमें आप देख पाएंगे कि प्यारे साथी क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, तो क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा उसके बारे में जान लेते हैं, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपकी हो गई 29 एट द रेट, 29 है, एट द रेट है, 128 है, डॉलर है, 128 डॉलर 16, इस तरीके से इक्वेशन दी गई है ना, 128 16, और एक इसमें कंडीशन और दी गई, उस कंडीशन को भी हम लोग लिखेंगे कहीं ना कहीं परसेंटेज 7, और इसके बाद दिया गया है H22, H22, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें इन चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करना था। अब प्यारे साथी यहाँ से देखो, सबसे पहले 29 एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है, एट द रेट का मतलब है जोड़, यहाँ पे जोड़ हो गया 128.28 डॉलर का, डॉलर मीन्स यानी कि डिवाइड 16, परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई 7, हैच का मीन्स घटाओ यानी कि 22। इस तरीके से सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना है डिवाइड का साइन। तो डिवाइड का साइन जब हमारा ब्रैकेट नहीं होता है तो ऑफ से सॉल्व करेंगे, ऑफ नहीं होगा तो डिवीजन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 16 128 यानी 29 प्लस 8 मल्टीपल 7 माइनस 22, ये हो गया। तो यहाँ से जो जवाब आएगा 29 8 7 56 माइनस 22, यानी पहले प्लस बाद में माइनस। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 85 और माइनस 22 यानी कि 63, 63 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये पहला गणितीय संक्रियाओं का जो क्वेश्चन था ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन थी। इक्वेशन क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस थी, मैंने अपनी साइड से लिख के आपको कराया है। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब है वो 63 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते हैं प्यारे साथी अगले
क्वेश्चन की ओर। जैसा आप देख पा रहे हो स्लाइड पे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो है कहीं ना कहीं एज प्रॉब्लम का, और एज प्रॉब्लम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सभी साथी इसका आंसर करेंगे और जवाब बताएंगे, बिल्कुल क्लास को खींच के ले चलेंगे, और बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है यहाँ पे प्यारे साथी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, हमने आपको बताया था कि साइन के माध्यम से हमें एज प्रॉब्लम पढ़नी है प्यारे साथी। यहाँ पे जो साइन होता है, ये जो बीच का साइन होता है, ये वर्तमान आयु का अनुपात होता है, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। जो वर्तमान आयु का अनुपात होता है, वो अनुपात को हमें यहाँ रखना है। ऊपर का जो साइन होता है, वो पहले या पूर्व की आयु का अनुपात, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व की आयु का अनुपात। और नीचे का जो साइन होता है प्यारे साथी, ये बाद या पश्चात, बाद या पश्चात की आयु का योग, आयु का अनुपात यहाँ रखते हैं। यहाँ से इतना सर्किल होता है वर्ष के लिए, जो वर्ष दिए जाएंगे, जो पूर्व के वर्ष दिए जाते उनके लिए। और प्यारे साथी यहाँ से ये वाला नीचे का सर्किल होता है वर्ष के लिए, और ये जो वर्ष हैं ये बाद के जो वर्ष दिए जाएंगे उनके लिए। प्यारे साथी इस तरीके से जवाब हमें करना है। और आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा था, एक पिता और पुत्र की आयु का योग, फादर और सन। यहाँ पे फादर और सन की जो एज का सम है वो कितना है, 90 साल है। कितना है, 90 साल, 90 ईयर। 10 साल पहले उनका, अब प्यारे साथियों 10 साल पहले, तो 10 यहाँ रखना है। 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो 5:2 था। कितना था, 5:2 था, 5:2 था। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि जब 10 साल पहले से पिता वर्तमान में आए होंगे तो पिता कितना बढ़ गए होंगे, तो आपने कहा उनकी उम्र ज्यादा हो गई होगी 10 साल। अगर 10 साल पहले से पुत्र वर्तमान में आया होगा तो पुत्र भी कितना बढ़ गया है, तो आपने कहा सर 10 साल। अगर मैं देखूं 10 पुत्र बढ़ा, 10 पिता बढ़े, तो यहाँ पे 10 साल पहले आयु का योग कितना रहा होगा। अगर ये 20 ना बढ़ते तो 10 साल पहले का योग रहा होता 70 साल। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई होगी। यानी 10 साल पहले योग 70 था, और 10 साल पहले अनुपातिक योग कितना था, तो 10 साल पहले अगर मैं अनुपातिक योग की बात करूं तो 7 था। क्या 7 की वैल्यू 70, तो एक रेशियो की वैल्यू 1 रेशियो इज इक्वल टू 10 ईयर। यहाँ पे आपने कहा सर एक अनुपात की वैल्यू 10 साल। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे पूछ रहा पिता की उम्र, 1 बराबर 10 साल के, तो 5 बराबर 50 साल के। यानी 10 साल पिता 50 साल के थे, तो वर्तमान में जब पिता आए तो 10 ज्यादा हो गए, तो 50 में 10 जोड़ने पर कितना मिला, 60 वर्ष। यानी पिता की प्रेजेंट एज आ गई मेरे प्यारे साथी कितना, 60 वर्ष। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। 60 वर्ष आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 60 वर्ष आंसर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। सभी साथी इस चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोग नए विद्यार्थी हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले प्रश्न। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं। ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। एक टॉपिक होता है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर का ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है काउंटिंग फिगर का। तो काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं वो समझ लो। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि आपसे मैं सिंपल वे से पूछूं कि ये ट्रायंगल कितना है, तो आप इसको कितना बताएंगे, 1। कितना बताएंगे, 1। और अगर हम इसके ऐसे पार्ट कर दें, और अब अगर मैं पूछूं कि अब मेरे प्यारे साथी कितने इसमें ट्रायंगल हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो यहाँ से जो हम बात करें, यहाँ से अब देखो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पे कुल कितने हो गए, तो आपने कहा सर 3 ट्रायंगल हो गए।
और इसको अगर बेसिक से ना काउंट किया जाए, अगर किसी आसान कॉन्सेप्ट से देखा जाए, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे किस तरीके से आपको नंबरिंग डाल के और ऐड कर देते तब भी जवाब आ जाता कितना, 3। इस तरीके से ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहने वाला। अब मेरे प्यारे साथी इसके पार्ट कितने, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पर 10। अब देखो एक पार्ट ये था, दूसरा 2 भागों में कटा है, तो 10 का जस्ट डबल करेंगे, आ जाएगा कितना, 20। 20 तो ये हो गए मेरे प्यारे साथी। इसमें से 2 हेडन है जो ये साइड में बन रहे हैं, 2 हेडन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। एक ट्रायंगल ये बन गया प्यारे साथी, और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो इस तरीके से 2 इसके हेडन थे, छिप रहे थे, तो 2 और हो गए। ओवरऑल ट्रायंगलों की यानी कुल यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 22। यहाँ पे 22 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 आएंगे, 22 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही दमदार स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड बहुत ही दमदार है। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जवाब क्या होने वाला है। सभी साथी इसका जवाब बताएंगे, क्या आंसर आने वाला है। फटाफट इसका जवाब बताइएगा। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अब क्या होता है, ये आता है शब्दों का व्यवस्थीकरण, शब्दों का व्यवस्थित शब्दों का व्यवस्थीकरण, ये वाला टाइप होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमेशा हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। अब प्यारे साथी इसमें हमें एक पॉइंट और याद रखना है, सबसे पहले कॉमन लेटर को हटा देना है। कॉमन लेटर को हटा देना है, इस बात को याद रखिएगा। जो कॉमन होता है कॉमन लेटर को हटाते चलना है। और देखिएगा सबसे पहले हमें हर जगह से आप देखेंगे तो हर जगह से जे यू एन कॉमन है, तो हर जगह से जे यू एन हटा देना है। इसका अगला लेटर बचा है के, प्यारे साथी क्या बचा है, के। इसका अगला लेटर जो बचा है जे यू एन के बाद सी, इसका अगला लेटर बचा है के, और इसका अगला लेटर बचा है के, और इसका अगला लेटर बचा है सी। यानी 2 ऑप्शन में सी है और 3 ऑप्शन में के है। अगर सेम दिखे तो उसका अगला लेटर सी टी, और यहाँ पे भी सी टी, यहाँ भी अभी डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो सी टी यू और यहाँ सी टी आई। इस तरीके से बचा। ऑप्शन 5 है, 5 कंडीशन बना लो, 5 जगह ऐसे बना लो, 5 डैश लाइन बना लो। अब अंग्रेजी वर्णमाला में प्यारे साथी पहले कौन सा लेटर आता है ये मुझे देखना रहता है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा लेटर आता है ये मुझे देखना रहता है। अब मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला में सी पहले आता है या के पहले आता, तो आपका जो जवाब आएगा सर सी पहले आता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में सी पहले आता है तो सी से जितने भी ऑप्शन स्टार्ट हैं वो पहले आएंगे, और के से जितने भी ऑप्शन स्टार्ट हैं वो बाद में आएंगे। यानी के से 3 ऑप्शन हैं तो 3 ऑप्शन के वाले यहाँ से आएंगे, के लिए लास्ट आपके 3 ऑप्शन होंगे, सी से यहाँ होगा।
अब बात करें सी टी, देखो सी और टी यहाँ भी डिफाइन नहीं कर पाए हम लोग कि कौन पहले आएगा, तो आई पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यू बाद में आता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन पहले आएगा और 5 नंबर ऑप्शन बाद में आएगा। 25 से स्टार्ट होगा। अब ये कंडीशन हो गई। अब इसमें से देखेंगे तो यहाँ भी के कॉमन है, और के ई टी और के ई टी ई, यानी यहाँ तक आपके कॉमन मिले। अब अगला लेटर क्या बचा, ई, अगला लेटर क्या बचा, आर, यहाँ पे प्यारे साथी अगला लेटर बचा ई। तो आपने देखा आर बाद में आएगा, तो यहाँ पे आर जिस ऑप्शन में है वो बाद में जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आ गया। अब 25 से स्टार्ट है, 3 पे लास्ट है। आपने कहा सर एक ऑप्शन है सी वाला करेक्ट आंसर है, बीच में आपका ऑटोमेटिक ये आ जाएंगे आप ऐसे, तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 से स्टार्ट है, 3 पर लास्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिएगा प्यारे साथी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले प्रश्न का जवाब बताइएगा। बहुत ही शानदार जो है अगला क्वेश्चन आया है, वो आपका क्वेश्चन है कहीं ना कहीं डाइस से। अब करते हैं डाइस, डाइस का क्वेश्चन यानी कि पासा, यानी कि पासा। अब बात करते प्यारे साथी पासा, पासा से कैसे, एक ही पासा, अगर मैं बात करूं पासा की, तो पासा आपका सिंगल पासा और डबल पासा। सिंगल पासा 2 प्रकार का होता है। पहले मैं बात कर लेता हूं सामान्य पासा, सामान्य पासा, सामान्य पासा, और दूसरा होता है मानक पासा, मानक पासा, सामान्य पासा और मानक पासा। अब बात करते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं। कहते हैं मानक पासा जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, उसी मानक पासा कहते हैं। प्यारे साथी, पासा आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। अब बात करते हैं ये डबल पासा। डबल पासे में हमें अपना जो यहाँ पे रूल याद रखना है वो क्लॉक वाइज होता है, कि हमें पैटर्न कॉमन कोई ना कोई एक देखिएगा। जब 2 पासे होते हैं तो आपके 3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन होगा जब कोई 1 सरफेस इज कॉमन, दूसरा टाइप होगा 2 सरफेस इज कॉमन, और थर्ड टाइप होगा नो सरफेस इज कॉमन। यानी किसी भी पासे की एक सतह समान होना, किसी पासे की 2 सतह समान होना, और किसी भी पासे की कोई सतह समान ना होना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब प्यारे साथी, इसमें से हमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। अच्छा, जब अगर कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे आपने देखा 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो कॉमन दोनों सब क्या है, आपने कहा सर दोनों पासों में कॉमन जो पॉइंट है वो 5 है। कितना है, 5। अब आपने कहा सर कॉमन सरफेस से हमें चलना है क्लॉकवाइज। अब 5 के बाद में जस्ट बाद जो अगर मैं बात करूं तो 5 के जस्ट बाद जो बारी आएगी वो 4 की आएगी। तो अगर यहाँ पे 5 फिर 4 और 4 के जस्ट बाद हम आएंगे किस पर, 6 पर। तो हमें बढ़ना होता है कि जहां से मैं चलूं कॉमन सरफेस से चलना है और पुनः कॉमन सरफेस पर ही वापस आ जाऊं। तो आपने इस तरीके से, दूसरा इस 5 से चले तो 3 पर, और 3 से चले तो 1 पर, तो 5 से 3 और 3 से 1। अब यहाँ पे जो होता है, जो जिसके नीचे है, 6 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 3 है, और 5 का अपोजिट वो है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देता है।
कॉमन का जो अपोजिट होता है वो दोनों पासों में हिडन होता है, यानी छिपा हुआ होता है, वो दिखाई नहीं देता है। प्यारे साथी, अगर दिखाई नहीं देता है तो क्या नहीं दिख रहा था, तो आपने कहा 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, लेकिन 3 पे विपरीत, 1 का विपरीत अगर बताना है तो 6, और 3 का विपरीत बताना 4, और यहाँ 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन बेहतर ढंग से प्यारे साथी समझ आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है जब हम लोग कॉमन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा तेजी से करेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन, वैसा ही प्रश्न सेम डिप्टो क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। आप फटाफट इस प्रश्न का जवाब बताइए, क्या आंसर होगा। इसमें पूछा है 6 फलक, एक पासे में 6 फलक होती हैं, फलक को ही सरफेस कहते हैं, और ये सरफेस में हमेशा किसी भी पासे में 3 आपकी जो होती हैं वो हिडन सरफेस होती हैं, वो हमेशा छिपी हुई होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। अब प्यारे साथी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 का अपोजिट पूछा गया, तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें से कॉमन सरफेस क्या है, तो 3 वाली जो सरफेस है वो कॉमन है। कॉमन सरफेस को कॉमन सरफेस के नीचे ही रखना है। अब 3 के जस्ट बाद जो बारी आएगी, सरफेस आएगी, वो 2 आएगी, और 2 के जस्ट बाद जो आएगी वो 1 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ कॉमन के बाद जो आएगी, तो आपने कहा सर यहाँ पे 2 चीजें, अच्छा इसमें कैसा ये क्वेश्चन हो गया, ये जो क्वेश्चन हो गया है मेरे प्यारे साथी, इसमें 2 सरफेस इज कॉमन, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 सरफेस इज कॉमन, और 2 सरफेस इज कॉमन का नियम है, कॉमन सरफेस को कॉमन सरफेस से काट दो, जो सतह बचेगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो 4 का अपोजिट 2, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएंगी, आपका 4 हो जाएगा। अब अगर आ जाए कि कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होगा, कॉमन सरफेस का अपोजिट वो होगा जो पांचों में दिखाई नहीं दे रहा, यानी 5 और 6। फिलहाल हमसे क्या पूछा कि 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगी, तो 4 के अपोजिट सरफेस होगी 2, यानी कि जो 2 है वो 4 के विपरीत फलक पर आएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। प्यारे साथी, जब 2 सरफेस कॉमन होती हैं तो हम लोगों को किस तरीके से करना है, 2 सरफेस, पहला हमने बताया किसी 2 पासे की 3 कंडीशन बनती हैं। पहला 1 सरफेस इज कॉमन, एक सतह समान हो, दूसरा होता 2 सरफेस इज कॉमन, जैसा कि इस प्रश्न में था, और आता है फिर नो सरफेस इज कॉमन। अगर 2 सरफेस इज कॉमन है तो कॉमन फलक पर आइदर और आता है, या तो जो कॉमन होता है उसका विपरीत वो होता है जो पासे में दिखाई नहीं देता है। तो पासे में दिखाई क्या नहीं दे रहा था, 5 और 6, तो 1 और 3 का विपरीत 5 और 6, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, रैंकिंग का टॉपिक रैंकिंग में ये टाइप पूछा जाता है, चेंजिंग पोजीशन, यानी कि अदला बदली। जब होती है क्वेश्चन में अदला बदली, तब किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा बच्चों की एक कतार में हरी। अब प्यारे साथी, यहां से हरी का पोजीशन दिया गया, हरी का पोजीशन दिया गया, हरी लेफ्ट साइड से, बच्चों की एक पंक्ति में हरी लेफ्ट से 11वां है, हरी लेफ्ट से कितना है 11वां, ठीक है। और मंजुला, और दूसरा दिया गया मंजुला का स्थान, मंजुला का स्थान दिया गया है राइट साइड से, राइट साइड से 17वां। जब वे दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेती हैं तो हरी बाएं से 13वां हो जाता है, हरी का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है। तो कहेगा मंजुला का दाएं से स्थान बताओ। मेरे प्यारे साथी, अदला बदली में जो बीच के सदस्य होते हैं, याद रखेंगे, अदला बदली में बीच के सदस्यों की संख्या, बीच के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
पड़ता है। अब प्यारे साथी यहाँ से अगर हरी, और अगर मैं हरी का देखूं 11 से 13 यानी कितना बढ़ गया 2। जितना ये बढ़ेगा, ये बीच के सदस्य होते उतना ही ये मंजुला बढ़ जाएगी। 2 अगर मंजुला बढ़ जाएगी तो ये 19 हो जाएगी। और 19 कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है प्यारे सभी साथियों को बड़ा बेहतर तरीके से ये चीज समझ आई होगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्ती, ये डायरेक्शन टॉपिक में है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन में आता है एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। ये हम आपको इस टॉपिक को बड़ा ही डिटेल में बहुत जल्द पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। और अभी फिलहाल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हैं सभी साथी। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी जो हम बताने वाले हैं कि डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा, एक साइड में हमें क्लॉकवाइज लिखना है और रेशियो एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, अब देखिएगा 100 डिग्री वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज गया है 100 डिग्री। अब इसके बाद फिर कह रहा है वामावर्त गया 145 डिग्री गया है वामावर्त दिशा में। पहले साथी पहले वो 100 डिग्री गया है दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 145 डिग्री गया वामावर्त दिशा में घूमा। अब सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा? तो अंतर आया 145, 145 माइनस 100, तो 45 डिग्री ये घूमा। फाइनली 45 डिग्री घूमेगा, लेकिन जिसकी वैल्यू घटाने पर जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उधर घूमेगा। घटाने पर वैल्यू किसकी बड़ी है? एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है। तो घटाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 45 डिग्री। ठीक है। अब कह रहा है पहले, अब देखो इसका जो पहले मुख था ये पूर्व डायरेक्शन की ओर था। मुख था किधर था? पूर्व डायरेक्शन की ओर था, ईस्ट की ओर था। अब अगर 45 डिग्री घूमेगा, या तो हम देखिएगा एक डायरेक्शन 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, एक सब डायरेक्शन होती है 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करती। प्यारे साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये 45 डिग्री, अब एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमने कहा पूर्व डायरेक्शन में मुख है, अगर इसको हम नीचे की ओर घुमाते हैं तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया मेरे प्यारे साथी? क्लॉकवाइज। इसे हमें ऊपर की ओर घुमाना है, ऊपर की ओर होता है एंटी क्लॉकवाइज। और हमें एंटी क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। मेरे प्यारे साथी उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आएंगी। क्या हो गया? उत्तर पूर्व। बहुत ही आसान और शानदार कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से हम एग्जाम में बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही शानदार एक अगला प्रश्न लेते हैं, अगली स्लाइड को करते हैं। बहुत ही बिल्कुल सही जवाब करेंगे सभी साथी और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड को कुछ सॉल्व करते हैं। जैसा एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 50% और 10 वर्ष बाद की आयु का 75% रह जाएगी। 50 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करें, 150%। ठीक है। और 10 वर्ष बाद आयु 75% रह जाएगी। तो कुछ चीजें बेहतर तरीके से समझना है यहाँ पे। चलो भाई देखिएगा, हमने बताया कि एज 3 तरीके से दी जाती है। प्रश्न कह रहा था 10 वर्ष पहले आयु थी 150%। अब प्यारे साथी 10 वर्ष बाद यहाँ 10 रख लिया 75%। अब इनका सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन बनाना है, इनका कंप्लीट फ्रैक्शन बनाना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। चलिएगा
अब बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे 150 150% का जो फ्रैक्शन मेरे साथी, फ्रैक्शन का मतलब प्रतिशत हटाना है, और हटाना है तो डिवाइड बाई 100 करना है। जब 100 का हम डिवाइड लगाएंगे तो 3/2 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन, यानी 3/2। और मेरे प्यारे साथी इसमें जब 100 लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, यानी कि 3/4। बहुत शानदार, एकदम इस तरीके से। मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की एज को 3 तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वर्तमान और आपकी पहले या पूर्व की, पास्ट की, और बाद या पश्चात यानी फ्यूचर की एज को हम लोग लिखते हैं। अब मेरे साथी यहाँ पे मैं पहले लिख लूंगा पास्ट का रेशियो, और फिर लिख लूंगा प्रेजेंट का रेशियो, और फिर लिख लूंगा फ्यूचर का रेशियो। इस तरीके से हमने एज के रेशियो में डिवाइड कर रखा। अब आप यहाँ देखिएगा, जो पास्ट यानी पहले की, हर एक व्यक्ति की पहले की उम्र हमेशा कम होती है प्यारे साथी। अगर आज आपकी 20 ईयर है तो 1 साल पहले आप कम के रहे होंगे, 2 साल पहले आप कम के रहे होंगे, 5 साल पहले आप कम के रहे होंगे। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जो अनुपात कम होता है वो पहले का होता है, यानी पहले आपका 2 था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 3, और इस तरीके से हमें फ्यूचर का अनुपात पता करना है। चलिएगा प्यारे साथी, अगर बाद में आपने कहा अभी आप 20 के, तो 1 साल बाद आप ज्यादा के रहेंगे, यानी 21 के रहेंगे। तो जो अनुपात ज्यादा होता है वो बाद का होता है, और जो अनुपात कम होता है वो वर्तमान का होता है। और इस तरीके से यहाँ रेशियो भरना है। अब मेरे प्यारे साथी, अगर बीच का रेशियो सेम है, अगर बीच वाला रेशियो सेम है तो ज्यों का त्यों अनुपात होता है, यानी 2:3:4। अगर बीच का रेशियो सेम है तो ज्यों का त्यों अनुपात होता है, इस तरीके से होता है। अब मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे आपको देखिएगा 10 साल पहले या वर्तमान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, या वर्तमान और बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर 10 साल पहले 2 था तो अब 3 हो गया। अनुपात में कितने की वृद्धि हुई? 1, और 1 अनुपात बढ़ने के लिए 10 वर्षों का समय लग गया। कितना लग गया? 10 वर्षों का समय लग गया। 1 अनुपात अगर बढ़ता है तो 10 वर्षों का समय लग गया। अगर 1 बराबर 10, अब प्यारे साथी 1 अनुपात की वैल्यू 10 वर्ष है, और हमसे किसका पूछा गया? हमसे प्रेजेंट का पूछा गया। प्रेजेंट में 3 है, प्रेजेंट 3 की वैल्यू कितनी होगी? 10 × 3, 10 × 3 का मतलब 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 30 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, चीजें बिल्कुल आसान थी आपके लिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों का बहुत ही कम समय में जवाब कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप सभी छात्र, इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन है, इसका एक बार सही जवाब बताइएगा। इसका जवाब क्या होने वाला? दिए गए विकल्पों में से सही अक्षरों के उस समूह का चयन करो जो निम्न अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करता है। सीरीज का क्वेश्चन है, और फिल इन द ब्लैंक्स सीरीज, जो ब्लैंक्स भरने वाली सीरीज होती है, डैश लाइन होती है, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और आसान ही है। चलो भाई करते हैं तो आसान क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा हार्ड लगते हैं, मैं आपको उनको तरीका बताऊं। सबसे पहले आप क्या करो, इनके नंबर ऑफ लेटर काउंट करो। 1 2 3 डैश लाइन सही, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16, यानी 16। अगर देखो 16 है तो 16 लेटर होने पर आप इसमें क्या कर सकते हो, 4 4 के 4 पेयर बना सकते हो। जैसे 15 लेटर हो तो 5 5 के 3 पेयर बन जाते हैं, या 3 3 के 5 पेयर बन जाते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पे हमें पेयर बनाना है, और कितना पेयर बनाना है? 4 4 के 4 पेयर बनाने, 4 4 के 4 पेयर बनाने। आप 4 4 के 4 पेयर बना लो ऐसे करके, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। लॉजिक यही मिल जाएगा प्यारे साथी। क्या लॉजिक मिला? देखो यहाँ सी से स्टार्ट है और यहाँ डी पर लास्ट है, तो यहाँ तो डी आएगा, सीधी सी बात है, CABD। अब यहाँ सी है, यहाँ ए भर दो, CA हो गया BD, CA, यहाँ B भर दो, BD, यहाँ C भर दो, CABD। यानी जो हमारा कंप्लीट वर्ड था वो CABD हमें बनाना था। ये हमारा कंप्लीट वर्ड था। तो हमने किस किस लेटर को भरा? पहला लेटर हमने यहाँ से D को भरा, फिर हमने A को भरा, फिर हमने B भरा, फिर हमने C भरा।
यानी DABC ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले पेयर फॉर्मेशन में चेंज कर लो। अगर आपके पास नंबर ऑफ लेटर ऑड है या इवन है, जैसे 16 था, 4 के 4 पेयर बना लिए और लॉजिक बहुत ही इजी तरीके से मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और जब भी एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न मिले तो उसको आप इसी आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाता है, लगभग हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और आगे आपसे यदि पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करिएगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, बुकेट शब्द में कितने अक्षर जोड़े हैं? ऐसे अक्षर जोड़े यहाँ पे जोड़े हैं जिसके बीच अक्षर माला में उसके बीच उतने ही अक्षर होते जितने की अक्षर शब्द में भी हों। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ से पेयर पूछा गया, पेयर फॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी साथी इसका जवाब करेंगे। जवाब क्या होगा बताएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं तो बुकेट, इस वर्ड को इसको भी मैं करने का एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं और जिसके माध्यम से आप बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को बता सकते हैं। क्या होना चाहिए? इसकी नंबर पोजीशन हमको मालूम होना चाहिए। नंबर पोजीशन अगर मालूम है, जैसे बी की नंबर पोजीशन, बी अंग्रेजी वर्णमाला में 2 नंबर पे होता है। अगर मैं यू की बात करूं तो यू अंग्रेजी वर्णमाला में 21 नंबर पे होता है और सी अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पे होता है, के अंग्रेजी वर्णमाला में 11 नंबर, ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5 नंबर पे होता है और टी अंग्रेजी वर्णमाला में 20 नंबर पे होता है। ये सब हम आपको याद करवाएंगे, कैसे सिखाएंगे, सब आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता पाओगे। वो प्रॉपरली जो अपने अभी इंडेक्स दिखाया था, कैसे शेड्यूल में क्लासें रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें करने वाले। फिलहाल अभी प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो अभी तो नहीं बताएंगे, आगे फिर हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते प्यारे साथी, इसके बाद यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑर्डर नंबर डाल दो, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। एक बार रिवर्स, क्योंकि पेयर हमेशा आगे से भी काउंट होता प्यारे साथी, पीछे से भी काउंट होता, तो पेयर हमेशा दोनों साइड से काउंट होता, तो दोनों साइड से हमें नंबरिंग डालना होता है। दोनों साइड से हमें नंबरिंग डालना होता है। इससे आसान तरीका है ही नहीं इसका। सबसे इजी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सभी साथी बड़ा ही कॉन्संट्रेट से चीजों को समझेंगे। तो यहां से देखो, 1 में जब हमने 2 ऐड करा तो कितना हो गया 3, यानी 2 में 1 जोड़ने पर जोड़ना है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ऐसे जोड़ना है। तो जोड़ा यहाँ 8 आ गया, 21 और 2 जोड़ा 23 हो गया, जबकि नीचे जोड़ा, ऊपर जोड़ा 23 हो गया, नीचे जोड़ा 26 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 7 और इधर जोड़ेंगे, यहाँ 11 और 4 जोड़ा जब हो गया कितना 15 और नीचे जोड़ा तो 5, यहाँ पे 14, यहाँ से 5 और 5 जोड़ा, यह हो गया 10 और नीचे हो गया 7, यहाँ पे जोड़ा 26 हो गया, ऊपर हो गया 26 और नीचे जोड़ा तो हो गया 21। इस तरीके से जोड़ लिया, ऊपर जोड़ने पर 26 और नीचे जोड़ा 21। प्यारे साथी, पेयर का मतलब होता है कि कोई संख्या 2 बार आ जाए, जैसे 7 ये है और 7 ये, तो 7 कितनी बार आया? 2 बार आया। इसी तरीके से आप देखो, क्या 8 आया कहीं पे? 8 तो कहीं नहीं आया, 26 कहीं नहीं आया, 14 कहीं नहीं आया, 21 कहीं नहीं आया, यानी नीचे से एक पेयर बना। अब ऊपर से पेयर देखो, 3 है रिपीट, नहीं है, 23 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 15 है, नहीं है, 10 नहीं है, 26 नहीं, यानी ऊपर से 0, यानी नीचे से मेरे प्यारे साथी एक पेयर बना और ऊपर से पेयर कितना बन रहा आपका? कहीं ना कहीं 1 बन रहा, ऊपर से 0। तो ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर कोई 2 बार, 2 से, जैसे यहाँ पे अगर कोई वर्ड 1 से अधिक बार रिपीट आ जाए तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट होता है, वहां n n-1 डिवाइड बाई 2 पेयर होता है,
n होती है कि कुल कितनी बार आया वो भी बताऊंगा। वो कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम टॉपिक है, उसमें मैं कराने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको केवल प्रैक्टिस टेस्ट करा रहा हूं, मॉक टेस्ट में केवल क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहा हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप ऐसे नहीं काउंट करिएगा, क्योंकि हम लोग अगर वर्णमाला के अनुसार एक एक लेटर को काउंट करते हैं तो वहां पे मिस्टेक कर देते हैं। अगर मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, आप आसान तरीके से कर पाओगे। अगर कोई पेयर का मतलब है कोई भी डिजिट जब हम ऐड करेंगे तो 2 बार आया, अगर 2 बार आ रहा है तो वो कंप्लीट एक पेयर होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें नंबर ऑफ पेयर कितना आ गया? 1। चलो आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इस पर डिस्कशन रहेगा। चलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म में शब्दों के मध्य। अब ये मापक इकाइयां, ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड हो गया। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। देखिए, जैसे धारा, धारा ये विद्युत धारा। अब धारा यहां से वोल्ट दिया गया, बल और पास्कल, यहाँ पे आयतन, आयतन का पॉइंट दिया गया, प्रतिरोध और ओम। ठीक है, तो ये जो ओम और प्रतिरोध, अगर मैं बात करूं प्रतिरोध, यहाँ पे किसका प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। इस तरीके से आपका हो जाए। यहाँ पे जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो हमें करना था। तो ये ऑड वन आउट होता है, एक विषम को छांटना होता है, आगे बढ़ना। इस पे ज्यादा कुछ डिस्कशन है नहीं, इस पे आप लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, जो ये क्वेश्चन होता है ये भी ऑड वन आउट का हो गया। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन एक जैसे, इनमें से रिलेशन एक जैसा होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये भी जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, क्या आंसर आएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे जवाब बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? क्विकर लिखा है, इस पे हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करना होता है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करना है कि अल्फाबेट क्विकर लिखा है तो क्विकर का संबंध ये है, तो रिपोर्टर्स का संबंध किससे होगा? बेहतरीन भाई, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। तो यहां से देखो, जो क्विकर लिखा है QUI, मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो ये क्यू है। अब यहाँ पे डायरेक्ट या तो प्लस का कॉन्सेप्ट होता है या माइनस का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये कैसे लिखा गया तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। जैसे क्यू से बना है टी, अब यहाँ से यू से जी। अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट तो मिलने वाला नहीं है। चलो भाई, मैं क्या करता हूं, इसको सीधा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी कोड दिया जाए उस कोड को उस शब्द के नीचे ही रखना है। QUI और CKER, इस तरीके से। ये रहा। अब देखो यहां से, अब इसमें क्या करना है, TGME और KWES। बात करते हैं नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो 7। सबसे पहले 7 लेटर। अब यहां से हमें सा देखना है कि जिस तरीके से इसको ऐसे संबंधित किया गया उसी तरीके से वो होगा जाके। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट बनाएगा, R18 और T20 यानी +2 का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब +2 है यहाँ पे तो किस तरीके से करना है, और E देखो +2, E होता है 5 + 2 और यहाँ से 11 + 2 यानी +2 का कॉन्सेप्ट है। सभी में +2 का कॉन्सेप्ट है, सभी में +2 का कॉन्सेप्ट है, यानी +2 किया गया है। अगर देखेंगे Q17 U यहाँ से +2 यहाँ से +2 यानी सभी में +2 का कॉन्सेप्ट है, हमारा +2 का कॉन्सेप्ट है। अब जो वर्ड हमें दिया गया है उसको हमें लिखना है और क्रॉस पैटर्न लगाना है। क्रॉस पैटर्न के बाद वो कंडीशन हमें समझनी है जो यहाँ पे लगी है। क्या है, रिवर्स पैटर्न लग रहा है। रिवर्स पैटर्न में प्यारे साथी +2 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। किसका कॉन्सेप्ट लग रहा है? +2 का कॉन्सेप्ट लग रहा है।
तो यहाँ पे +2 का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। बहुत ही आसान तरीका हो जाता है, +2 का कॉन्सेप्ट आपको लगाना रहेगा। अब देखो इसमें +2 +2 +2 सभी जितने भी अल्फाबेट हैं सभी अल्फाबेट में +2 का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट +2, अब देखो R18 होता +2 होगा यानी कि 20 यानी T, S19 U यानी 21, यहाँ देखो T20 यानी कि 22। अब 22 नंबर पे क्या होता है, U के बाद V आता है, 22 नंबर पे V। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो E5 2 7 नंबर पे G, और R18 20 यानी कि T, और O15 17 नंबर पे Q, और इधर आप यहाँ पे देखेंगे P16 R18। तो इस तरीके से जवाब मेरे प्यारे साथी हो जाता है UVT UVT QRGT QRGT UVT QRGT। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्रॉस पैटर्न लग रहा था, +2 का कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है और बिल्कुल आसान वे से आप सभी छात्रों ने जवाब किया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन भाई, फटाफट जवाब करते रहिएगा, आंसर बताते रहिएगा। इसका क्या जवाब हो, इसका जवाब क्या होगा? यदि ए, देखो यहां कह रहा CF की जो है वो कहीं ना कहीं माँ है। अब ये हो गया माँ। अब देखो H का अर्थ क्या, AB की बहन है। अगर H का अर्थ है, यहाँ देखो ये दिया गया है कि जो C है वो माँ है। अगर CF की माँ है तो माँ हमेशा कितना जनरेशन ऊपर आती है, माँ हमेशा एक जनरेशन ऊपर आती है। कितना जनरेशन ऊपर आती है, माँ हमेशा एक जनरेशन ऊपर आती है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें चाहिए वो चाहिए +1। क्या चाहिए, +1 इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा हैच का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये जानते हैं जनरेशन। हैच का मतलब है मेरे प्यारे साथी ए बी की बहन है, यानी हैच का जनरेशन गैप आएगा 0। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है मेरे प्यारे साथी ए बी की माँ है। माँ का मतलब होता है +1। और यहाँ पे देखो इसके बाद और तो कुछ दिया नहीं गया, ठीक है, ये दिया गया। आप सुनो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सी और सी का जेंडर क्लियर, जब रिलेशन अग्रगामी है इसमें तो सी का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा क्योंकि सी पश्च में है। ठीक है, अब सुनिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एच यहाँ पे @+1 और यहाँ पे हैच 0 0, यहाँ भी आया प्लस का 1 आया रिजल्ट, ये भी आंसर हो सकता है। इसमें सब में +1 आएगा तो थोड़ा सा देखते हैं। C@H, C@H का मतलब है C जो है वो H की माँ है। C@ का मतलब है CH की माँ है। CH की क्या है, माँ है, CH की माँ। और HM का अर्थ है, HM का अर्थ है HM की बहन है, HM की बहन है ऐसे। MHF का अर्थ है MF की बहन है, MF की बहन है। तो कह रहा था किसमें CF की माँ है, ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है कि CF की माँ है, CF की माँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से ही आ रहा था। अच्छा एक ऐसा और है, यहां से भी देख लेते हैं। देखो सी, हाँ यहाँ से आंसर आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर @ दिया गया इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ये वाला प्रश्न बिल्कुल बेहद तरीके से समझ आया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। A%B का अर्थ है। अब पहले यहाँ देखिएगा इक्वेशन दी गई, यानी इक्वेशन में वैल्यू रखना है। इक्वेशन मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं J और $H और फिर H है R, फिर H है R और परसेंटेज है प्यारे साथी N, एंड का साइन है और यहाँ पे T दिया गया, एंड का साइन है T दिया गया। ठीक है, एंड T। अब हमसे पूछा है, ठीक है, T।
और एक साइन थोड़ा सा मिस्टेक है इक्वेशन में, तो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। एक साइन इसमें से मिस्टेक दिया गया है, तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इस वाले को कंप्लीट करता हूँ। हाँ चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। अच्छा, एंड टी, अब टी के बाद जो है यहाँ पे कह रहा था कि जो परसेंटेज, अब टी यू, ये साइन आपका यहाँ पे नहीं है, ऐसे कर दो, ठीक है। परसेंटेज पी, परसेंटेज पी, निम्न में कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, डॉलर ए बी का पिता है, यानी कि जे एच का पिता है, पिता है तो जनरेशन ऊपर की होगी, जे एच का पिता है, जे एच का पिता है, ठीक है। इसके बाद जो है एच और आर, एच है आर का मतलब एच आर, एच है वो आर का भाई है, एच है वो आर का भाई है, एच आर का भाई है। आर परसेंटेज एन, आर परसेंटेज एन का मतलब है आर एन की माँ है, आर एन की माँ है, आर एन की माँ है। और आर एंड टी, आर एंड टी का मतलब है आर एन की बहन है, आर ने एन एंड टी का मतलब है एन टी की बहन है, एन टी की बहन है। टी परसेंटेज पी, टी परसेंटेज पी का मतलब है टी पी की माँ है, टी किसकी माँ है, पी की माँ है। इस तरीके से जब हो गया फिगर। क्वेश्चन क्या कह रहा, जे एन का नाना है, जे एन का नाना है। अगर मैं देखूं इस तरीके से, जे एन का नाना है, जी बिल्कुल पहले ही सही हो गया। देखो ये मैटरनल साइड से जुड़ा है और जो माँ का पिता होता है वो क्या होता है, नाना, तो पहला तो सही हो गया। आर पी की नानी है, गलत, आर है वो आर पी की, अगर यहाँ पे कह रहा कौन सही नहीं है, अच्छा आर पी की नानी है, हाँ ये भी क्या हो गया, सही हो गया। आगे आर यू की माँ है, आर यू, अच्छा इसमें यू छिप गया है, यू नहीं दिया गया। एन पी की बहन है, एन है वो पी की बहन है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाते हैं, बिल्कुल एन पी की बहन नहीं है। अच्छा यू वाला स्टेटमेंट मैंने छिपा दिया, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसका भी, और जवाब क्या कर दोगे, यहाँ से ये वाला भी हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला भी हट गया आपका, अगर ये हट गया तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं था, तो आपने कहा सर डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम हुई। चलिएगा आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ अगला। एक मीना एक अज्ञात दिशा में चल रही है, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब बता सकते हो। मीना एक अज्ञात दिशा में चलना शुरू करती है, मीना एक अज्ञात दिशा में चलना शुरू करती है, ठीक है, अज्ञात दिशा वाला क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले चलने की दिशा हमें नहीं मालूम है मेरे प्यारे साथी, इस तरीके से। और देखो प्रारंभिक दिशा पूछेगा, कह रहा दाईं ओर मुड़ी, पहले वो मुड़ी है राइट, पहले मुड़ी राइट, 20 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, यानी फिर मुड़ी है लेफ्ट, 25 चली, दूरी तय करी। देखो पहले मुड़ी है दाईं ओर, 20 चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती 25 चलती है, दूरी तय करती है। इसकी अंतिम दिशा पूर्व हो, इसकी लास्ट वाली दिशा क्या हो, पूर्व हो, ठीक है। तो कह रहा है प्रारंभिक, अगर मैंने यहां से देखा कट गया, अंतिम दिशा पूर्व है, जब कट जाए कुछ नहीं बचे तो मतलब है जो अंतिम दिशा है वही उसकी प्रारंभिक भी दिशा है, यानी अब वह पूर्व दिशा में ही जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा प्यारे साथी, अब हम लोग बात करते हैं एक दमदार क्वेश्चन की ओर। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, क्या आंसर होगा, इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे। इसका आंसर क्या आने वाला है, परफेक्ट, इसका आंसर क्या आएगा। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में राधा, देखिएगा
ये होता है खिसकाने वाला क्वेश्चन, यानी शिफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चन। खिसकाने वाला जब भी ऐसा है शिफ्ट किया जाएगा, किसी को किसी की ओर शिफ्ट किया जाए। अब प्यारे साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं शिफ्ट करना, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, यानी टोटल जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, टोटल गर्ल्स हैं कितनी, 16। टोटल गर्ल्स हैं कितनी, 16 गर्ल्स हैं। अब कह रहा राधा को 2 स्थान बाईं ओर बैठाया जाता है। राधा को कितने स्थान, राधा को 2 स्थान बाईं ओर बैठाया जाता है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट 2 पोजीशन उसको कैसे खिसकाया गया, लेफ्ट साइड खिसकाया गया। 2 पोजीशन उसको लेफ्ट साइड खिसकाया गया, 2 पोजीशन लेफ्ट साइड खिसकाया गया। यहाँ पे आपने कहा उसको 2 पोजीशन लेफ्ट साइड खिसकाया गया। अब अगर और इसके बाद मेरे प्यारे साथी बाईं ओर से वह 7वें स्थान पर हो जाती है। बाईं ओर से कितना हो जाती, 7वें। अगर कोई लेफ्ट खिसकाया जाएगा तो पहले वह राइट ओर था, लेफ्ट खिसकाया जाए। यहां पे मैं लिख देता हूं यदि लेफ्ट खिसकाया जाए तो पहले वह उतने ही स्थान राइट ओर था। चलिएगा प्यारे मित्रों, अब उसने जब खिसकाया तो अब का मतलब हो गया उसका जो स्थिति है अब क्या है। जब 2 स्थान खिसका दिया गया तो लेफ्ट साइड से अब 7वें स्थान पर है। जब 2 स्थान खिसका गया तो लेफ्ट साइड से 7वें स्थान पर है। यानी पहले वह लेफ्ट से कितने स्थान पर थी, पहले वह लेफ्ट साइड से कितने स्थान पर थी, पहले वह लेफ्ट साइड से 7 में 2 जोड़ेंगे, पहले वह 9 स्थान पर थी। पहले के लिए क्या करेंगे 2, यानी राइट के लिए 2 जोड़ते, राइट के लिए जोड़ते, लेफ्ट के लिए घटाते। तो पहले वह कितने स्थान पे थी, 9 स्थान पे थी। और टोटल अगर मैं कह दूं पहले वह लेफ्ट से 9 थी टोटल। अच्छा जब टोटल दिया जाए तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, टोटल प्लस 1 एज इक्वल टू यम प्लस एन। टोटल प्लस 1 एज इक्वल टू यम प्लस एन। टोटल कितना होता 16, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17। अगर लेफ्ट की वैल्यू है 9, कितनी है 9, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे टोटल प्लस 1 एज इक्वल टू 9 प्लस एन। देन 17 से आप घटाएंगे 9 तो आ जाएगा नेक्स्ट एन की वैल्यू। यानी जो हमसे पोजीशन पूछेगी प्यारे साथी वो आंसर आ गई कितनी, तो आपने कहा सर यहाँ से आपने जब घटाया 17 से 9 तो 8, देन एन की वैल्यू 8, तो राइट साइड से प्रारंभिक स्थिति उसकी कितनी थी, 8वीं थी। यदि दाईं ओर खिसकाएंगे तो पहले वह बाएं था, और बाईं ओर खिसका रहे तो पहले दाएं था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, आसान क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल आप कह सकते हो कहीं ना कहीं बहुत ही आसान वे से आप जवाब कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्यारे साथी, इस अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बाएं से चौथे अक्षर के, बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो वास्तविक स्थिति होती है, वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसी लिखी जाती, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये लिखी जाती है वास्तविक वर्णमाला।
वास्तविक वर्णमाला लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट। अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ से रिजल्ट पे, देखिए प्यारे साथी रिजल्ट क्या होता है सबसे पहले। अब देखिएगा जब भी लेफ्ट और लेफ्ट दोनों बार, कोई कहता बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां, तो लेफ्ट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बनेगा। राइट और राइट, यहाँ पे वर्णमाला से क्वेश्चन बनता है, तो प्यारे साथी राइट और राइट से क्वेश्चन बनता है, राइट और राइट से क्वेश्चन बनता है। लेफ्ट और लेफ्ट का क्वेश्चन, राइट और राइट का क्वेश्चन। यहाँ पे एक बार अगर हो सकता है वो लेफ्ट दिया जाए, अगली बार हो सकता है वो राइट दिया जाए। तो ये राइट और राइट का क्वेश्चन, लेफ्ट और लेफ्ट का क्वेश्चन हो सकता है पहली बार ही राइट कर दे और अगली बार ही लेफ्ट कर दे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया जाता है। तो लेफ्ट लेफ्ट होता है प्यारे साथी माइनस, राइट राइट होता है माइनस, लेफ्ट और राइट होता है प्लस, राइट लेफ्ट होता है प्लस। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब प्यारे साथी यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट यानी कि घटा के लेफ्ट से बताना है। लेफ्ट से का मतलब होता, लेफ्ट से का मतलब होता ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। और अगर राइट और राइट है तो घटा के राइट से बताना है। और राइट से का मतलब होता है प्यारे साथी जेड से, वास्तविक वर्णमाला जेड से ए की ओर, ठीक है, जेड से ए की ओर। अब यहां से अगर कहता अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4, अब देखिएगा यहां से बीच का बताना। जब भी हमें कोई भी अक्षर बीच का बताना है डायरेक्ट, अब हमें वर्णमाला नहीं लिखना है, यहां से बीच का अगर अक्षर बता रहे हैं तो बीच का अक्षर मतलब उन दोनों अक्षरों का मेरे प्यारे साथी एवरेज होता है, उन दोनों अक्षरों का एवरेज होता है। और एवरेज सम यूनिट में लगता है। जैसे आपने कहा सर लेफ्ट और लेफ्ट को लेकर एवरेज, यानी लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 का भाग सेम यूनिट में लगता है, एंड राइट और राइट को जोड़कर 2 का भाग, तब मिलता है बीच का। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 का भाग एंड राइट और राइट को जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो मिल जाता है आपको एवरेज। बिल्कुल, आप इस मेथड से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में और जल्दी बिल्कुल और राइट आंसर कर पाएंगे। तो प्यारे साथी अब मैं बात करता हूं, देखो पहला क्वेश्चन बाएं से था 4 और बाएं से था 19। आपने कहा सर 4 और 19 जोड़ा 23/2। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। आपने कहा 23 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 11.5। अब बात करते हैं जब ये 2 कॉन्सेप्ट होता, एक तो आपका जो ऑड यहाँ पे सम है वो इवन आता है और एक बार सम ऑड आता है। जैसे ये ऑड आया है, जब ऑड आता है तो एक बार हमें प्लस 1 करना है और एक बार हमें -1 करना। +1 करेंगे तो 24/2 यानी कि 12, 24/2 12, और 12 नंबर पे क्या होता है यल होता है, 12 नंबर पे क्या होता है यल होता है। और जब हम 23 से अगर -1 करेंगे 22/2 तो आता है मेरे प्यारे साथी 11, और 11 नंबर पे के होता है। तो इसका जो राइट आंसर है के और यल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी बहुत ही बेहतर तरीके से। जो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है बीच का टर्म्स पूछा जाए तो बीच का कैसे लगाते हैं, दोनों वैल्यू जोड़ के 2 का भाग। लेकिन लेफ्ट अगर दोनों बार लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाए तब जोड़ के 2 का भाग, या दोनों बार राइट और राइट दिया जाए तब जोड़ के 2 का भाग देते हैं। इस तरीके से हमें करना होता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और सभी लोग इस क्वेश्चन का बेहतरीन प्रश्न है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वां के बाएं 5वां होगा। बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्णमाला का बी से शुरू कर, यानी बी पहला हटने वाला क्वेश्चन जो है वो बी ही है, जो पहला हटने वाला अक्षर है वो बी ही है। आप कहेंगे बिल्कुल बी से शुरू किया गया, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया। चलिएगा इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं मेरे प्यारे साथी। इसका कॉन्सेप्ट यदि बी से, तो पहले जो हटा है वो बी से शुरू करो, बी से शुरू करो, पहले हटने वाला बी है। अब सी छोड़ के फिर अगला हटेगा डी, फिर ई छोड़ के अगला हटेगा एफ, यानी जो
सम नंबर पर प्लेस लेटर हैं वो सारे लेटर तो हटा दिए गए, तो क्या बचा? आपने कहा सर पहला लेटर ए बचा, दूसरा लेटर क्या बचा? तो आपने कहा सर 3 नंबर वाला, तीसरा लेटर क्या बचा? 5 नंबर वाला। ऐसे ही 3 5 अगला 7 बचेगा, अगला 9 बचेगा। अब देखो थोड़ा सा, अब मैं अगर वर्णमाला, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं कि इस क्वेश्चन में रिजल्ट क्या आया। चलो भाई मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझते हैं रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले कह रहा लेफ्ट से जो कंडीशन दी गई है वो लेफ्ट से दी गई है, आपका जो लेफ्ट से है 12वां और इसी के लेफ्ट दी गई है 7वां, यानी कि लेफ्ट से 12वां और लेफ्ट से 7वां। तो अगर मैं देखूंगा इस तरीके लेफ्ट से 5वां, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट लेफ्ट माइनस 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 यानी हमें 7वां लेटर बताना है। अब मेरे प्यारे साथी अब यहां समझ लो, अगर मैं पहला लेटर बता रहा हूं, अगर मैं दूसरा लेटर बता रहा हूं, तो दूसरा लेटर क्या आ रहा है? आपने कहा सर 2 इंटू 2 माइनस 1। आपने कहा दूसरा लेटर, ये एक पैटर्न है। जैसे मैं तीसरा लेटर बताऊं तो देखना तीसरा क्या आएगा? 3 इंटू 2 यानी 2, ये वाला जो हमें करना हर सबके साथ, ठीक है। 2 माइनस 1, 3 दूनी 6, 6 से 1 गया 5, 5 नंबर पे आता है ई। अगर हम 5वां लेटर बता रहे हैं, जैसे यहाँ 5वां लेटर क्या होगा, तो आपने कहा 5 गुणे 2 और माइनस 1, यानी जितना रिजल्ट आएगा उसमें 2 का गुणा और माइनस 1 करना है। जितना रिजल्ट आएगा उसमें 2 का गुणा, यानी रिजल्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, रिजल्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, रिजल्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 14 से 1 गया 13, 13 नंबर पे क्या होता है? यम। 13 नंबर पे जो आएगा वो एम आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी है जो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा भाई, चलिएगा। उम्मीद है आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी कुछ उसी तरीके का प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से सभी बच्चे इसका भी जवाब करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? देखो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप कहेंगे कौन सा अक्षर? देखो सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट से दी गई 7वां, मेरे प्यारे साथी लेफ्ट से 7वां नंबर और इसके बाद राइट, इसके बाद राइट से दिया गया है छठा, राइट से छठा, और इसके बाद राइट, राइट से कितना दिया गया है? तो राइट से दिया गया है आपका चौथा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि सबसे पहले मुझे रिजल्ट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? रिजल्ट पे फोकस करना है। अब देखो प्यारे साथी, यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट क्या बनेगा? अब लेफ्ट के साथ राइट का कॉम्बिनेशन जब होता है तो लेफ्ट के साथ राइट हमेशा प्लस होता है। क्या होता है? लेफ्ट के साथ राइट हमेशा प्लस होता है, और राइट के लेफ्ट के साथ राइट फिर है तो प्लस होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 7 प्लस 6 प्लस 4, 7 प्लस 6 प्लस 4 यानी कि ये हो गया 17, और 17 नंबर में लेफ्ट से क्यू होता है, तो राइट आंसर क्यू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। बढ़ते हैं प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही तेजी से इस मॉक टेस्ट को किया और अगली स्लाइड को लगाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जवाब करते हैं। बहुत ही शानदार। यदि 15 अगस्त 1950 को सोमवार हो तो 15 अगस्त 1954 को कौन सा दिन होगा? ये अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। किसी भी कैलेंडर वर्ष का जब तिथि और माह समान होता है तो सबसे पहले ऑड डेज निकाला करो। सबसे पहले क्या निकाला करो? ऑड डेज निकाला करो, विषम दिनों की संख्या निकाला करो। चलिएगा एक बार पुनः फिर डिस्कशन करते हैं कि जब तिथि और माह
शमानो, तो ऑड डेज, ऑड डेज इज इक्वल टू ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ईयर डिफरेंस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। अब देखो सबसे पहले 15 अगस्त से 15 अगस्त कैंसिल, तो ऑड डेज यहाँ पे कैसे मिलेंगे? ऑड डेज एज इक्वल टू, ऑड डेज एज इक्वल टू कैसे? तो 1950 से ईयर डिफरेंस है 4 का, कितने का? 4 का। अब देखो 1950 के बाद 1952 एक लीप वर्ष है, 52 4 56 होता है, लेकिन एक ही लीप वर्ष पड़ेगी, तो एक लीप वर्ष डिवाइड बाई 7 यानी 5/7, 5/7, 5/7 का मतलब विषम गिनों की संख्या 5। ऑड डेज आ गए, ऑड डेज आ गए कितने? 5। ऑड डेज आ गए 5, जो दिन दिया जाए उसमें 5 जोड़ना है। यानी बेटा सोमवार दिया गया, जो दिन दिया गया था पहली सोमवार दिया गया, 5 जोड़ेंगे, तो सोमवार में जब 5 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा शनिवार। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। शनिवार इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। शनिवार आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से आप अपना क्वेश्चन का जवाब कर सकते हैं। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 जनवरी 2005 को रविवार हो तो 10 जनवरी 2017 वैसे ही निकालना। तिथि सेम है, तिथि जब सेम है तो ऑड डेज कैसे लगाओगे? तिथि सेम है तो ऑड डेज कैसे लगाओगे? तिथि सेम है तो ऑड डेज की संख्या कैसे बताएंगे? सबसे पहले ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। अब देखो ये सेम है, सेम काट दो, 5 से 17 यानी कि 12 प्लस, अब 5 के बाद 8, 2008 पहला लीप ईयर पड़ा, 2012 दूसरा लीप ईयर पड़ा, 2016 तीसरा लीप ईयर, तो कितने हो गए लीप ईयर? 3। तो टोटल कितना हुआ? 15/2 यानी 15/7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया? 1। जो दिन दिया था उसमें 1 जोड़ दो, तो रविवार में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? रविवार में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सोमवार आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो सोमवार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। इसका जो आंसर है वो है कौन सा? सोमवार। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी छात्र इसका जवाब करेंगे। जो आंसर आएगा, वेन डायग्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और आप इजी तरीके से कर पाओगे। चलिएगा फटाफट आंसर बताइएगा, इसका जो जवाब है वो क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? चलिएगा, तेरा शिक्षक स्नातक टेनिस खिलाड़ी, शिक्षक स्नातक टेनिस खिलाड़ी, शिक्षक स्नातक टेनिस खिलाड़ी। अब देखो इसका मतलब है कि कुछ पहले इनके संबंध देखा करो। कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं, जी बिल्कुल, कुछ टीचर्स होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, तो कुछ टीचर होते हैं जो, कुछ टीचर्स हैं जो ग्रेजुएट हैं, बिल्कुल सही है। कुछ स्नातक टेनिस प्लेयर होते हैं, ये भी सही है कहीं ना कहीं। कुछ स्नातक हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं जो टेनिस प्लेयर होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ टेनिस प्लेयर जो होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। अब बात करते हैं कुछ शिक्षक टेनिस प्लेयर होते हैं, बात ये भी सही है। कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो टेनिस प्लेयर होते हैं। तो ये सारे संबंध कुछ कुछ, जब ये सारी कंडीशन सम से ऐड हों तो रिंग फिगर बनती है। यानी ये वाली जो फिगर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहां भर लोगे टीचर, यहां भर लोगे टेनिस प्लेयर और यहां भर लोगे ग्रेजुएट। देखो कुछ टीचर टेनिस प्लेयर हैं, कुछ टीचर टेनिस प्लेयर हैं,
कुछ टेनिस प्लेयर ग्रेजुएट हैं, कुछ टेनिस प्लेयर ग्रेजुएट हैं, कुछ टीचर ग्रेजुएट हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी, आप कम समय में और बिल्कुल फास्ट आंसर कर सकते हो। ओवरऑल 10 टाइप क्वेश्चन हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक समाप्त करेंगे। वेन डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनी एग्जाम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड, आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसका जवाब क्या होगा। चलिएगा प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा, सभी साथी एक बार कमेंट करके आंसर बताएंगे। महिलाएं, माताएं, बहनें। बात करते हैं माताएं, तो माताएं भी महिलाओं में होती हैं और बहनें भी महिलाएं होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले जो माताएं और महिलाओं का एक फिगर बनेगा वो इस तरीके से। अब क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं के ही कैटेगरी में जो माताएं आती हैं और बहनें, ये इसी के अंदर होती है, बड़ा फिगर बन जाएगा। कुछ माताएं किसी की बहनें भी होती हैं, तो इस तरीके से मदर और सिस्टर का बना ली, मदर और सिस्टर का बना, एंड फीमेल का ये बना ली। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नई स्लाइड को अगला समझते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। कोडिंग डिकोडिंग का एक शानदार प्रश्न है। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, आंसर बताएंगे, क्या होगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे लिखा है प्लेयर, प्लेयर का कोड दिया गया, प्लेयर का कोड दिया गया, प्लेयर का कोड दिया गया। अब प्लेयर का कोड क्या है? ZOKIFIB, इस तरीके से। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो 6 लेटर है, 3-3 के पेयर बना लो। ए का अपोजिट जेड, पी का अपोजिट यहाँ पे के और एल का अपोजिट ओ। इस तरीके से आपने 3-3 के पेयर बनाए। 3-3 के पेयर में हमने आपको डिसाइड कर लिया इस तरीके से, ऐसे। अब वही कंडीशन यहाँ पे सिंगर लिखा था, सिंगर का ऐसे लिख दो, और 3-3 के मेरे प्यारे साथी सभी लोग पेयर बना लो इस तरीके से, ऐसे। यस, यस का अपोजिट जो होता है एच होता है, एन का अपोजिट एम होता है, आई का अपोजिट आर होता है। ऐसे अपोजिट लेटर क्रॉस पैटर्न में आर का अपोजिट आई, जी का अपोजिट टी और ई का अपोजिट बी। मेरे प्यारे साथी ये आपका MRHIVT, MRHIVT, MRHIVT। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का जो जवाब है प्यारे साथी वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको, आई होप आपको समझ आया हो। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कतई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट क्वेश्चन लेक्चर इस पर
फुल लेकर आ रहे हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। पूरी स्लाइड आपको समाप्त हो चुकी है। जैसा कि प्यारे मित्रों आपने देखा आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी कांस्टेबल के पर्पज से और एसएससी जीडी के और यूपी एसआई के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और क्लास आपका जो है समाप्त होता है। और सभी अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा और आप अगर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। सभी अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, थैंक यू।